तो स्वागत आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड को कोई भी नई नियुक्ति नहीं करने को कहा है और इस मामले पर 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार के जवाब देने के 5 दिन बाद याचिकाकर्ताओं को भी अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजेटेड हैं। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए लिस्ट किया गया है और उसी दिन सुनवाई भी होगी। हालांकि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दिए गए भरोसे के तहत कुछ अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिससे कानून तो लागू रहेगा, लेकिन अगली सुनवाई तक इसके कुछ प्रावधान पर एक तरह की रोक भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं दायर की जाए। कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 पॉइंट तय करने होंगे जिन पर सभी याचिकाकर्ता सहमति बनाए। सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मान्य होंगे। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिनों में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद वो मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। इस मामले में सरकार का कहना है कि प्रावधान को हटाने का उद्देश्य संपत्ति पर अनधिकृत या गलत दावों को रोकना है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए वक्फ कानून के पीछे सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को चाहिए कि वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए जाए, लेकिन वो इसके बजाय वक्फ की जमीनों पर ही सवाल उठा रही हैं। तो सुनवाई के दौरान ऐसा लगा जैसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच अंतरिम आदेश देने के ही इरादे से बैठी थी, लेकिन फिर आदेश वाली बातों पर सरकार की ही तरफ से आश्वासन आ गया। लिहाजा इस लहजे से देखें तो याचिकाकर्ताओं और मुस्लिम पक्ष को कुछ दिन के लिए ही सही, पर आज एक बड़ी राहत मिलती दिखी। हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। केंद्र की तरफ से जवाब दाखिल करने तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी और केंद्र के जवाब तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। अब वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एच.जी. मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया है कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। दूसरे दिन की सुनवाई की बात करें तो इस दौरान 3 मुख्य बातें हुई। अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिला और अगले आदेश तक नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और वक्फ कानून पर फिलहाल स्टे लगाने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणियों और अंतरिम आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने खुशी जताई है। देखिए क्या इनका कहना है। अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते के बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। भी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निज़ाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है। और तमाम सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने कोर्ट के आदेश पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है।
इसका स्वागत किया है। कानूनी जानकार भी बता रहे हैं कि अंतरिम आदेश सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। वक्फ में बहुत साफ है, चंद लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। कुछ नेताओं ने मिलकर कब्रिस्तान की जमीनें भी बेच दी मॉल बनाने के लिए। कुछ ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति दे दी। कुछ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये लूट की खुली छूट जो वक्फ के नाम से थी, अब उसको ताला लगाने का काम आ गया था। ना किसी मस्जिद पर, ना किसी मदरसे पे, ना किसी कब्रिस्तान पर कोई कार्रवाई होगी, ये मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है। लेकिन वक्फ की जमीनों का लाभ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और उनकी मदद के रूप में मिले, ये हमारा संकल्प है, हम करके दिखाएंगे। देखिए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है जुडिशियल प्रोसेस में। जब कोर्ट ये महसूस करता है कि कोई अहम मुद्दे कानून के कोर्ट के विचाराधीन हैं और उन पर निर्णय कोर्ट को लेना होगा, तब आम तौर पर कोर्ट ये आदेश देते हैं कि जब तक वो कोई फैसला ना करें, जो यथास्थिति है वो बनी रहे। यही तात्पर्य है इस ऑर्डर का। और जो मुख्य बात इस ऑर्डर के मुतालिक है वो ये है कि ये ऑर्डर किसी भी पार्टी की ना हार है ना जीत है। जो इशूज कल उठाए गए हैं, उस इशूज को एड्रेस किया जा चुका है। उस इशूज में अब कहीं कोई, कल जो सदन को जानते हैं, इनके वकील लोग जानकार होने के बावजूद भी अनजान थे और फिर भी वो चाहते थे कि एक इंटरिम ऑर्डर हो जाए। तो जो देश में एक इम्प्रेशन बना रहे थे कि किसी तरीके से इस पर इंटरिम ऑर्डर हो जाए और एक चीज़ें हो जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, फिर और पिटिशनर्स को टाइम दिया है। तो निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य कदम। तो कानून के जानकार और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कह रहे हैं कि ये किसी की जीत हार नहीं है, लेकिन आपने नेताओं को इससे पहले सुना होगा, इसको अपनी जीत के तौर पर अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के नेता भी पेश करने की कोशिश करते दिखे, तो बीजेपी के नेताओं के भी सुर कुछ इस तरह के थे। तो क्या हुआ है, ये जीत है, हार है, या प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी और क्या बड़ी बातें इसकी हैं? अब हम एक्सपर्ट से समझने की बारी है। रीना एन सिंह, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए हैं। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। ये हमें आप समझाएं, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है इसके आज के ऑर्डर की क्या खास बात है, एक तो ये, और दूसरा कि क्या इसमें वक्फ बाय यूजर को फिलहाल मान लिया गया है, कोर्ट ने कह दिया है कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या इसके मुतालिक क्या आदेश आए हैं? देखिए, यहाँ पे जो कोर्ट ने आज आदेश दिया है उसकी इंटरप्रिटेशन को हमें समझने की जरूरत है। तो अभी तक जो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज थी, देखिए, एक तो ओरल वक्फ था कि अगर किसी ने कोई जमीन नहीं खरीदी है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कहीं स्टैंप ड्यूटी दे करके तहसील में रजिस्टर नहीं कराया है, और दूसरा जिस जमीनों का पोजेशन है और जिस जमीन का पोजेशन नहीं है उसको लेकर के कल जब माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, तो सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने ये भी कहा कि हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में भी उन्होंने सुना था कि भाई ये भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए, जो आज माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है उसमें उन्होंने वक्फ बाय यूजर को ये कहकर के क्लैरिटी दी है और एक अंतरिम रोक लगाई है कि जो प्रॉपर्टीज वक्फ की रजिस्टर्ड थी, नोटिफाइड थी, सिर्फ उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा, और जो भी प्रॉपर्टीज बाय ओरल पोजेशन था उनके पास, या जिस भी तरीके से जो अनरजिस्टर्ड वक्फ की प्रॉपर्टीज थी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। तो यहाँ पे एक हमें ये देखना होगा कि जो टोटल लगभग 8 लाख से ज्यादा जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से कितनी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, कितनी नोटिफाइड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उसी के डी नोटिफिकेशन पे अगली सुनवाई तक रोक नहीं लगी है। दूसरा, जो काउंसिल मेंबर्स हैं कि जो 22 में से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को पे रोक लगा दी गई है कि भाई अभी तक अगली सुनवाई तक बोर्ड का गठन नहीं होगा, और वो बोर्ड का गठन भी तब होगा कि जब जो बोर्ड का टेन्योर पूरा हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कोई भी ऐसा टेन्योर बोर्ड का पूरा नहीं होने वाला है। तो ये जो एक स्वाभाविक है, और जैसे कि कल भी ये बहुत कवायद लगाई जा रही थी कि आज स्टे लग जाएगा,
तो आज यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब ने क्लियर दलील रखी कि भाई ये जो एक कानून पार्लियामेंट से पारित होकर के आया है, इस पे डिबेट हुआ, कई महीनों तक जेपीसी के अंदर इस पे बहस हुई, 9 लाख से ज्यादा देश भर से अमेंडमेंट्स आई, तो ऐसे क्या तथ्य थे जिसके बेसिस पे सरकार को ये अमेंडमेंट्स लानी पड़ी? क्योंकि देखिए ये देश की अखंडता और सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। तो इस पे जब ये दलील जब माननीय सॉलिसिटर जनरल ने रखी तो कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और अगले 1 हफ्ते तक के बाद अगली सुनवाई तक इसी चीज की जो डिटेल्स है एक समरी बना करके वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखना है। तो यहाँ पे हमें जो एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन है उसको समझने की जरूरत है। आप बड़ी बात कह रही हैं, आप बड़ी बात क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के दिन भर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहा है कि वक्फ यूजर पर भी अभी डिनोटिफाई करने को लेकर के पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है या सिर्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को लेकर के। आप रीना जी जो कह रही हैं हमें, जो मैं समझ पा रहा हूं कि केवल जो कागजी तौर पर जिनके कागजात हैं पहले से या फिर किसी अदालत ने जिसको वैधता दी है वक्फ के तहत, उन्हीं को डिनोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। बाकी सिर्फ कह देने भर से कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो पहले के नियम से हो जाता था, वैसी प्रॉपर्टी को या जिनके कागजात नहीं मौजूद हैं, जिनका कोई खाता खतौनी नहीं मौजूद है, उन पर डिनोटिफाई करने की पाबंदी नहीं लगी है। क्या मैं सही कह रहा हूं, सही समझ रहा हूं रीना जी? बिल्कुल यही इंटरप्रिटेशन है और कोर्ट ने बिल्कुल आदेश लिखवाया है और वो जो आदेश है अब वो मीडिया में आ भी गया है, आदेश की कॉपी, उस पे क्लियर लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज नोटिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको अगली सुनवाई तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो जो आपने जो समझा है ये बिल्कुल सटीक और ये लिखित में आदेश है, क्योंकि मैं कल भी न्यायालय में मौजूद थी, आज भी मौजूद थी, तो ये जो भी सारी प्रक्रिया है वो हमारे सामने हुई। बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं। अतहर हुसैन साहब भी मेरे साथ मुस्लिम धर्म के जानकार और स्कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगा कुछ ही पलों में। बड़ा सवाल है कि क्या ये जो आज कानूनी लड़ाई जारी है और दूसरे दिन जो दलीलों का दौर चला है, उसमें आखिर क्या बातें बड़ी निकल कर आई हैं? जी हां, तो कानूनी लड़ाई किसने बढ़त बनाई, दूसरे दिन की दलीलों से जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस कानून पर रोक लगाने नहीं लगाया और 2 निर्देश भी जारी किए। एक पहला निर्देश तो ये कि जो अभी बोर्ड में किसी तरह का बोर्ड का गठन नहीं होगा जिसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रावधान कानून के संशोधन में किया गया है, और दूसरा ये कि जो ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, सिर्फ ओरल वक्फ के जरिए वो इनके पास है, उन पर किसी भी तरह के एक्शन यानी कि डिनोटिफिकेशन से पाबंदी नहीं है। मोहम्मद अतहर हुसैन साहब मुस्लिम धर्म के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं और रीना एन सिंह मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। अब अतहर साहब, आपका स्वागत करते हुए, क्या ये जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर दोनों ही पक्ष अपने अपने तौर पर इसको अपनी अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि समाधान का, इससे समाधान निकलता आपको नजर आ रहा है? आज दूसरे दिन की दलीलों से बहुत कुछ संकेत मिलने साफ हुए हैं। देखिए, बिल्कुल समाधान है और जो इश्यूज रेस किए थे इस वक्फ अमेंडमेंट इनैक्टमेंट पे, जो भी प्रश्न थे अपोजिशन के और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े ग्रुप्स के, वो सारे इश्यूज एड्रेस हुए हैं। आपको जो अभी बात हो रही थी मैं सुन रहा था, 3 किस्म के वक्फ होते हैं। एक वक्फ बाय यूजर, एक वक्फ अलल खैर, मतलब कि जो एक एंडोमेंट होता है इसमें ज्यादा तक मस्जिद और ग्रेवयार्ड्स हैं, और एक वक्फ अलल औलाद, जो एक तरह की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंडिविजुअल्स अपनी फैमिली में एक ट्रस्ट बना के कि इसका 7% जो फंड है वो वक्फ बोर्ड को और फलाई कामों में, मतलब वेलफेयर के लिए जाएगा, बाकी उसका यूजेज उनकी फैमिली में रहेगा। तो उसमें जो वक्फ बाय यूजर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, तो जो बात आ रही है, सारी जो झगड़ा था, जो कहा जाए, जो जेपीसी में जो डेलिब्रेशंस थे, तमाम एमपीज में जो इस चीज को अपोज कर रहे थे जी, उस इशू को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है और ये कहा है कि जो भी दर्ज हैं, जो भी हैं ऑलरेडी
तो उनको डी नोटिफिकेशन का प्रोसेस अभी फिलहाल जब तक सरकार जवाब नहीं देती है वो प्रोसेस रोक दिया गया है। तो एक सबसे बड़ा तो इशू ये है। बाकी जो बात है कि नॉन मुस्लिम्स नहीं होंगे, इसी पर बड़ा कंफ्यूजन है। इसी पर बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ऑल थ्री काइंड ऑफ जो आपने बताया वक्फ की जमीनी संपत्तियां वक्फ बाय यूजर में ओरल हो या डॉक्यूमेंटेड हो या फैमिली ने किसी ने दान किया हो, सब पर अभी रोक लगा दिया नोटिफिकेशन पर, या फिर जैसे रीना एन सिंह सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कह रही है कि सिर्फ उन पर जिनके कागजात मौजूद हैं? नहीं, जो वक्फ बाय यूजर हैं, जो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिसपे ये कहा गया था जो इनैक्टमेंट में कि कहीं भी कोई सिविल डिस्प्यूट होगा उनका वो चैलेंज हो जाएगा, वक्फ बाय यूजर वो नहीं रहेगा, उस प्रोसेस को रोक लगा दी। यही तो है। मतलब तकरीबन सारी जो प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। तो इसमें कौन सी नई बात हुई है कि वो अब होंगी? मतलब जो जैसे मान लीजिए जामा मस्जिद है, या हम लखनऊ में रहते हैं, यहाँ की तमाम बड़ी मस्जिदें हैं जो कि 300-400 साल पुरानी, जिनके वाले रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के वो कागज नहीं, वक्फ बाय यूजर में रजिस्टर्ड हुई हैं वक्फ बोर्ड में, तो वो रहेंगी। उन पे कोई डी नोटिफिकेशन अभी वो सब प्रोसेस पे रोक है। और कोई ऐसी मस्जिद या ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी अभी नहीं है जो कि नहीं रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में। ये बहुत क्लैरिटी। अब इसी लखनऊ में जैसे खियाथर साहब कई जगह पर यहाँ पर है विवाद कि कई एकड़ जमीन है जिस पर कुछ लोग घर बना चुके हैं, लोगों ने खरीदे हैं, और उस पर कई मौलाना खड़े होकर कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, इसको खाली करो। ऐसी जमीनों को लेकर के क्या आया है आज के डायरेक्शन में? कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं, उन जमीनों का नहीं। उस पर तो पार्लियामेंट के डेलिब्रेशन में हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर साहब थे और तमाम जो ट्रेजरी बेंचेस के जो थे, तो उन्होंने तो कहा है कि वो पसमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए ऐसी जमीनें छुड़ाएंगे। तो वो जमीनें जो ऑलरेडी कब्जे में हैं बड़े बड़े लोगों के पास, में सिर्फ मुसलमान नहीं है या मौलवी लोग नहीं है, और लोग भी हैं जिन्होंने नाजायज कब्जे करे गए हैं, तो उसमें काफी एम्पावर किया गया है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ऐसे कब्जों को हटाएं और जिसका एक्चुअल फायदा जो गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए है, वो पहुंचे। तो वो एक अलग है। अभी तो फिलहाल जो आज डेलिब्रेशंस हुए हैं, तो उसमें जो भी नए वक्फ बिल के संशोधन थे जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी एक्सेप्ट फॉर द जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है, उस पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। और वक्फ बाय यूजर जितने भी रजिस्टर्ड हैं। जी। अब रीना जी, मुझे लगता है कि फिर से क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ आप उस सुनवाई में मौजूद थी जिस वक्त ये पूरी दलीलें हुई हैं और जो निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए साफ कीजिए, क्योंकि इस पर दिन भर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, जो ऑर्डर का है, ये जो 4 लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो अभी ऑर्डर आया है। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो वक्फ इंक्लूडिंग अ वक्फ बाय यूजर whether declared by way of notification or by way of registration shall be denotified nor will their character or status be changed। तो ये इसमें क्लियर है। और अभी जो वक्ता कह रहे थे वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि इनका ये कहना था कि जो भी प्रॉपर्टीज है वक्फ की वो सारी रजिस्टर्ड है, पर जो एक धरातल पे जो सच्चाई है कि वो वक्फ जो एक वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित की हुई है और वक्फ बोर्ड के पोजेशन में है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, सभी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो मैंने भी ऑर्डर अभी पढ़ा वो बिल्कुल क्लियर, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्लियर करता है कि भाई जो नोटिफाइड है, जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनके डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, अगली हियरिंग तक उनका कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। तो अब जो नॉन रजिस्टर्ड संपत्ति है वो कलेक्टर देखे। अब ये ऑर्डर में तो उस चीज की क्लैरिटी है ही, रिटर्न में आ गया। अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। और देखिए, अभी तक जो एक सबसे बड़ा जो हो रहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था, किसके साथ? जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ।
कि आपने जो आप ओरल वक्फ के थ्रू आप किसी की भी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति घोषित कर दीजिए। अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ताजमहल को लेकर के भी ये एक मुद्दा आया था कि जिसमें वक्फ बोर्ड ताजमहल की संपत्ति को क्लेम कर रहे थे। फिर जब माननीय न्यायालय ने से ये कहा कि ठीक है आप ओनरशिप के पेपर दिखाइए, तब वो मामला वहीं पे आकर के रुक गया। तो देखिए, ये जो सरकार अमेंडमेंट्स लेकर के आई, तो क्या ऐसी धरातल पे गतिविधियां थी कि जिसके कारण सरकार को ये अमेंडमेंट्स लानी पड़ी। तो आज जो माननीय न्यायालय के समक्ष ये दलील रखी गई। और दूसरा आप देखिए कि जो बंगाल में हिंसा हो रही है, उस पे भी न्यायालय ने कल रोष व्यक्त किया। और हमें यहाँ पे ये समझना होगा अजय जी, देखिए जो हमारे देश का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ। पाकिस्तान में जमीनें गई, बांग्लादेश में जमीनें गई। तो किसी भी देश की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो उसकी जमीन होती है। तो अब अगर सरकार को और जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, लोगों के थ्रू चुन करके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट्स हुए, जेपीसी के अंदर कमेटी बैठी, मिनिस्ट्रीज जो जेपीसी के मेंबर्स थे उन्होंने देश भर से करीबन 9 लाख के करीब रिप्रेजेंटेशन आई, उनको लेकर के एक जो अमेंडमेंट्स थी उन्हें इसमें पोर्ट्रे किया गया और उसी की समरी अगली हियरिंग तक न्यायालय के समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रखी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, अगर बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो लोग ये कह रहे थे जी आर्टिकल 25 का वायलेशन हो गया, आर्टिकल 26 का वायलेशन हो गया कि हमारे जो हमारी जो फ्रीडम है हमारे लीगल अफेयर्स को मैनेज करने ऐसा कोर्ट ने नहीं माना है फिलहाल। रिलीजन जी, ओके। अख्तर साहब, आप फाइनल कमेंट आपका, आपको ये किस तरह पूरा मामला जाता दिख रहा है? फाइनल कमेंट ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे काबिल, मैं भी इत्तेफाक से मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड भी लॉ है, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में जजमेंट आया है। और जो इश्यूज थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके, जो प्रश्न थे भारत की अपोजिशन पार्टीज के और एक बड़ा तबका मुसलमानों का, वो एड्रेस हुए, जिसमें वक्फ बाय यूजर जो बाय एंड लार्ज सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जो पुरानी मस्जिदें हैं, उनको डीनोटिफिकेशन का प्रोसेस रोक दिया गया, जो तकरीबन सब रजिस्टर्ड है। कोई ऐसी नहीं है जो नॉन रजिस्टर्ड। बिल्कुल एक डायरेक्टिव है कि ओवरऑल, वो मैं नहीं समझता, पर मैं जितना जानता हूँ वो जो एक प्रक्रिया शुरू होनी थी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, उनको चैलेंज किया जाता है, वो रुक गई है। और इसमें काफी सेटिस्फेक्शन है सबको, और यही सबसे बड़ा हस्तक्षेप। और आगे इस पर जो है अब अदालत में आगे की सुनवाई होगी, दोनों तरफ से जवाब दाखिल होंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आज दूसरे दिन की दलील को हम कह सकते हैं कि ये टाई रहा। अब आगे क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतहर साहब, इतना ही वक्त था मेरे पास। रीना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए। और कुछ ही पलों में हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान का झूठ और पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान का डर हिंदुस्तान से और खुद अपने देश में पाले हुए अपनी ही आतंकियों से। बने रहिए हमारे साथ।